मैं तहे दिल से, है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, है ना, आपका स्वागत करता हूं केवी एजुकेशन पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम जीओसी के साथ अपनी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, जीओसी के साथ अपनी स्टार्ट कर चुके थे और हमने क्या है, वीडियो 1, है ना, पहली वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और पहली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा लेते हैं ना। कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने कार्बोकटायन को देखा था, कार्बो अनायन को देखा था और फ्री रेडिकल को देखा था और इनकी स्टेबिलिटी की भी थोड़ी बात की थी कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़े थे? फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को देखा था, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट को देखा, फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा और फिर हम किसकी बात करने वाले थे? रेजोनेंस की और उसी के साथ ही मीजोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है पर वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो वीडियो 1 में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी कर चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गल बात पंजाबी में बोलते हैं ना, गल्ला बात करने वाले हैं किसकी? रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, इतने में ही थक गया यार? नहीं थका, मैं मजाक कर रहा हूं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका मन करे, मन। ठीक है, तो बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बात करते हैं किसकी? रेजोनेंस की। बात करते हैं किसकी? रेजोनेंसी नहीं है, ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस की बात करते हैं। तो बहुत ही साधारण सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसी से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, अपने पास घर हैं, मान लो ये कहीं भी हैं, लखनऊ में, मुरादाबाद में या शिमला में, हिमाचल में, कहीं भी, देहरादून में, कहीं भी हैं, 2 अपने पास घर हैं। अब क्या है, इस वाले घर में सिर्फ एक अकेला इंसान रहता ना, मेरी तरह बेचारा, सिंगल, बेचारा अकेला। और इस घर में क्या है, 2 इंसान रहते हैं। इस घर में 2 इंसान रहते हैं ना, कपल ही होंगे वैसे तो, 2 रहते हैं तो, है ना। तो ठीक है, तो इसमें अकेला इंसान रहता है, इसमें 2 इंसान रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मान लो आसमान से कोई दुख आ गया, और वो दुख भाई इस घर में भी आ गया, इस घर में भी आ गया। ठीक है, आसमान से कोई दुख आ गया, दोनों घर में आ गया। ठीक है, अब ये दुख है ना, ये दुख है। अब ये दुख कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चार्ज जो होता है वो हमेशा दुख होता है ना, न्यूट्रल स्पीशी हमेशा सुखी होती है, सुखी नहीं सूखी होती है ना, कई बार जी फिसल जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमेशा दुख होता है। अब ये दुख कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी, या फिर फ्री रेडिकल भी, तो दोनों पे दुख आ गया। ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पे इस घर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बेचारा, है ना, ये बेचारा मैं ही तो हूं, सिंगल हूं जो, तो पॉजिटिव चार्ज मुझ अकेले को, है ना, अकेले को झेलना पड़ेगा, दिन रात अकेले को ये दुख झेलना पड़ेगा। बट यहां पे क्या है, 2 इंसान रहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मान लो 12 घंटे, है ना, दिन में ये पॉजिटिव चार्ज को रखता है, रात को इसके देता है। फिर ये, है ना, ये रात को पॉजिटिव चार्ज रखा, इसने दिन में इसको दे दिया। 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, 12 घंटे, क्या है, रेस्ट मिल जाता है, एक दूसरे को रेस्ट मिल जाता है। और यहां बेचारा अकेला बंदा ऐसी तैसी हो जाती है, 24 के 24 घंटे दुख को लेके बैठा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बेटर सिस्टम है ना। देखो, सिंगल और कपल वाली बात नहीं कर रहा मैं चार्ज वाली दुख की बात कर रहा हूं। तो दुख की बात करें तो ये वाला बेटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें दुख को बांटा जा सकता है और यहां पे दुख को बांटा नहीं जा सकता। तो यही अपनी रेजोनेंस है, बेसिकली यही अपनी रेजोनेंस है कि दुख को इधर उधर भेज के हम कम कर सकते हैं, यही अपनी रेजोनेंस बोलती है। अब देखो, हमने रेजोनेंस के बारे में अपनी देसी भाषा में आइडिया ले लिया ना, वो घर वाला एग्जाम्पल देख के देसी भाषा में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि रेजोनेंस में क्या होता है, दुख को बांटा जा सकता है। दुख क्या होता है, बेसिकली अपना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर लोन पेयर हो सकता है। दुख को बांटा जा सकता है रेजोनेंस में।
है ना, हमने देसी भाषा में देखा है ना। पर एग्जाम में अपनी देसी भाषा तो पूछी नहीं जाएगी, है ना, कि घर में 2 इंसान रहते थे या 3 रहते थे या 1 रहता था। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपके सामने कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, है ना। और एक बात मैं बता दूं यार, हाइड्रोजन नेचुरल है कि यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की जितनी बेइज्जती कर सकते हो कर लो, है ना। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बस मैं इसलिए नहीं बना रहा कि थोड़ा साफ साफ अपने को समझ में आए कि चार्ज वार्ज कहाँ पे है ना। हाइड्रोजन वहां लगे हुए हैं, 5वीं क्लास वाली वो बात है। ठीक है, एक ये कंपाउंड है, और मैं दूसरा कंपाउंड आपके सामने बनाने जा रहा हूं, क्यों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये अपना कंपाउंड है ए, और इस भाई साहब का नाम है बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों के पास दुख कौन सा है। तो इन दोनों के पास दुख क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला था, चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे लोन पेयर हो। तो इन दोनों के पास दुख क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज दुख है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि बी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बी में रेजोनेंस प्रेजेंट है और ए में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। अब आपका एक बहुत बड़ा सवाल आना चाहिए कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इस चीज का जवाब मैं ठीक 2 मिनट बाद बहुत अच्छे तरीके से दूंगा कि किसी भी कंपाउंड को सिर्फ पहली नजर में देखते ही कैसे बताएं कि उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बस इतना देखो कि ए में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, बी में है ना। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में मत सोचो, वो बिल्कुल मैं आपकी जो भी मुसीबत है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो ये दुख है वो इसी कार्बन पर रहेगा, है ना। देखो, इस कार्बन पर कोई भी दुख नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। इस कार्बन पर कोई भी दुख नहीं है तो कोई भी दुख इसको नहीं आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे ये दुख है तो इसी पर ये रह जाएगा, ये लोकलाइज्ड रह जाएगा इसी कार्बन पर, है ना। बोला था ना, ये बंदा सिंगल है, यही दुख झेलेगा। और यहां रेजोनेंस की बात करें तो इस कार्बन पर दुख है, तो थोड़ी देर बाद, है ना, मान लो हमने 5-10 मिनट बाद देखा तो इन्होंने गेम ही चेंज कर दी पूरी। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो ये दुख जो इस कार्बन पर था वो किस कार्बन पे आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया। हाँ, और यही तो हमने बात की थी रेजोनेंस में, यही तो फायदा है कि, है ना, एक बंदे के पास दुख नहीं रहता, वो इधर उधर घूमता रहता है ना। और इसी वजह से हमने बात की थी कि रेजोनेंस वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दुख बट रहा है, चार्ज इधर उधर घूम रहा है, चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है ना। तो इसी बेस पे हमने बोल दिया कि ए के कंपैरिजन में बी वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब यहां पे अपना सवाल क्या था कि हमने कैसे बताया इसमें रेजोनेंस है, या फिर ये तो बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, कैसे बताएं कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो अब हम कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं, कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जिनको देखते ही हम बता दें कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है या फिर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं, क्या कंडीशंस फॉर रेजोनेंस या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इंग्लिश का, है ना, लेक्चर नहीं है ये, ऑर्गेनिक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की, कि ऐसी क्या कंडीशन है ना, हम किसी भी कंपाउंड को देखते ही कैसे बता दें कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो इसके लिए एक रामबाण तीर मैं आपको बता रहा हूं, बाण भी बोल दिया और तीर भी बोल दिया ना, मूर्खता है वैसे, है ना। तो मैं आपको एक, क्या बोलते हैं वो, धमाकेदार ध्वनि का धमाका, वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस चेक करनी हो तो ये कंडीशन याद रखना, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी। अब सी पे क्या है, सी पे कोई भी दुख हो सकता है। दुख क्या थे अपने, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, हमने क्या बात करी कंडीशन की कि ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। दुख क्या, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर है तो उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है,
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, यही तो था। मैंने बोला था कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसमें कैसे रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो अपनी कंडीशन क्या बोलती है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख है। ठीक है, तो ये क्या है, ए डबल बॉन्ड, चेक कर लो आप कंडीशन, डबल बॉन्ड फिर बी सिंगल बॉन्ड फिर सी, सी के ऊपर क्या है, दुख प्रेजेंट है। तो मतलब भाई साहब या बहन साहब रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है। देखो आपके सामने मान लो आ जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये है पॉजिटिव चार्ज, इसमें बताओ रेजोनेंस है या नहीं है। तो कंडीशन अपनी वही है, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। पॉजिटिव चार्ज यानी दुख कहां पे है, नेक्स्ट कार्बन पे है, गला सूख गया। ठीक है, तो रेजोनेंस इसमें अब्सेंट है। यहां पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाती, रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाती। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्लियर चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या है, वही है, देखो वही सेम कंडीशन है अपनी कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, मतलब इसमें भी क्या है, रेजोनेंस अपनी प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये बेसिकली आपको खुद सॉल्व करना है, चाहे वीडियो रोक के करना चाहे साथ में करना। यार ये जो है ना ये बड़ा दुख देता है। हाँ हो गया। ठीक है, तो आपके सामने अब क्वेश्चन आने जा रहा है, ये कार्बन है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके साइड में एक और है, एक और भाई साहब इसके साइड में बैठे हैं, आपको बेसिकली कंपेयर करना है कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ये। अब इनमें से बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं भाई, रेजोनेंस थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस के लिए अपना रूल क्या था, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। तो दुख तो भाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दुख तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे पहले चेक करते हैं, देखो ये अपना ए होगा, ये वाला कार्बन अपना ए है, फिर क्या है डबल बॉन्ड फिर बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे आगे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस तो अब्सेंट है। इसमें चेक करते हैं, देखो ये अपना ए, फिर है डबल बॉन्ड फिर बी फिर सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही असाधारण तरीके से हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपके सामने अगर ये प्रश्न आ जाए, प्रश्न उत्तर, है ना, मस्त है ना वर्ड हिंदी वाले, प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये आपके सामने आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज है और इधर ये अपना है, और पूरा ही बना लेते हैं। लो आप क्या याद रखोगे, लो ये क्वेश्चन आपको अब आंख बंद करके करना है ना। तो स्टेबल बताओ इनमें से कौन ज्यादा है, तो अपना वही रूल लगेगा भाई, कौन सा, ए डबल बॉन्ड, मैं बार बार जान के लिख रहा हूं इसको और बार बार जान के बोल रहा हूं ताकि आपको फिक्स हो जाए दिमाग में। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। यहां पे दुख क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपना क्या है, रेजोनेंस का रूल है, ये अपना रेजोनेंस का रूल है। अब चेक कर लेते हैं, एक बार देख लो, इसमें चेक करो, देखो ए डबल बॉन्ड बी, और बी के ऊपर ही क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इसमें रेजोनेंस जो है वो अब्सेंट है। इसकी बात करें तो ए डबल बॉन्ड बी, है ना, यहां आएगा ना, देखो ए डबल बॉन्ड ये है बी, और फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण तरीके से हो रही हैं चीजें। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखो थोड़ा सा ये डंडे वाला कर लेते हैं ना, इसमें भी थोड़ा मजा आता है। ठीक है, ये है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी चलो यहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल, यार क्या है, हट। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब बताओ आप इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वही रेजोनेंस चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर दुख है। अब दुख क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले दुख को चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंडीशन देख लेते हैं। देखो ये है ए, फिर है डबल बॉन्ड फिर बी सिंगल बॉन्ड ये सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस तो है प्रेजेंट है भाई।
इसमें चेक करते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो बात बनती, ये तो बहुत दूर है, तो रेजोनेंस इसमें एब्सेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये वाला ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने, अब थोड़ा सा ढंग का, है ना। देखो पहले तो बेंजीन रिंग बना देते हैं ना। बेंजीन रिंग बनाने भी तो कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं पता नहीं, मेरे ख्याल से हो जाते होंगे कई हजार एटीपी खर्च, है ना। ठीक है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, और दुख कोई भी दे लो, दुख पॉजिटिव चार्ज दे लेते हैं, चलो ये पॉजिटिव चार्ज दुख है। और डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, और ये पूरी रिंग ही बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, देखो इसमें क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसकी बात करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसकी बात करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो भाई तीनों में प्रेजेंट है। अब क्या करें, तो सिंपल सी बात है, देख लो किसमें ज्यादा रेजोनेंस है। रेजोनेंस तो तीनों में है, अब हमें देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा रेजोनेंस है। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि दुख को बांटना है, तो देखो इसमें दुख कहां तक बढ़ सकता है, सिर्फ यहां तक बढ़ सकता है। और इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना, फिर से डबल बॉन्ड है, मतलब ये दुख यहां तक बढ़ सकता है। इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। जैसे इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ यहां तक है। और इसकी बात करें तो देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहां से तो ये चार्ज घूमेगा, मतलब इसमें ये चार्ज पूरे रिंग पे घूम सकता है। तो जिसमें चार्ज ज्यादा घूम सकता है मतलब उसमें रेजोनेंस की मात्रा ज्यादा है, इसमें उससे थोड़ी कम है बट इससे ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें सबसे कम रेजोनेंस है तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 नाम अपने को देखने को मिलते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन से? एक होगा अलाइलिक, एक होगा एलाइलिक, एक होगा क्या विनाइलिक, एक होगा विनाइलिक, एक होगा अराइलिक, एक होगा अराइलिक और एक होगा बेंजाइलिक, एक होगा बेंजाइलिक। ये लगभग सिमिलर से हैं और रेजोनेंस से इनका गहरा संबंध है। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे और ये क्या होते हैं वो भी देखेंगे और बहुत जरूरी है इनको समझना। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये अलाइलिक एंड विनाइलिक को देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे इन दो को, है ना। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सेकंड हम बात कर रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे इसी पे है अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें इसकी कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक, है ना। कार्बोकटाइन है तो क्या हो जाएगा विनाइलिक कार्बोकटाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं अलाइलिक, इसको हम बोलते हैं अलाइलिक। ठीक है, देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, अराइलिक मतलब रिंग वाला कंपाउंड है, और ये बिना रिंग के। ठीक है, सिंपल है। अब यहां पे स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो अलाइलिक वाले में रेजोनेंस चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे क्या है चार्ज है, मतलब अलाइलिक वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो अलाइलिक विनाइलिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अब बात करते हैं अराइलिक एंड बेंजाइलिक की, अब बात करते हैं अराइलिक एंड बेंजाइलिक की। ठीक है, देखो मैं 2 बेंजीन रिंग बना लेता हूं, इनको समझाने के लिए 2 बेंजीन रिंग बना लेता हूं। ठीक है, अब चार्ज की बात करें, देखो एक तो यहीं पे चार्ज प्रेजेंट है और एक यहां पे कार्बन इस पे चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनमें बात कर रहे हैं, पहले स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो इसमें तो रेजोनेंस प्रेजेंट है कि देखो डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे है चार्ज, सी पे है चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है और ये तो हाईली अनस्टेबल है। देखो डबल बॉन्ड तो आप समझ रहे हो ना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, कहीं डबल बॉन्ड ही ना समझ में आ रहा हो। देखो कहीं भी बना लो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चार्ज पे ही डबल बॉन्ड पे ही चार्ज प्रेजेंट है तो ये हाईली अनस्टेबल है और इसमें
इसमें रेजोनेंस है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे चार्ज है, रेजोनेंस है, और इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है। और नेमिंग की बात करें तो ये होता है अराइलिक। नेमिंग की बात करें तो ये होता है अराइलिक और ये होता है बेंजाइलिक, ये होता है बेंजाइलिक। ठीक है, तो ठीक है, सारे नाम क्लियर है ना, सारे नाम बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं अपने। कौन से अलाइलिक क्लियर है, विनाइलिक क्लियर है, अराइलिक क्लियर है, बेंजाइलिक क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है अपना विनाइलिक है, ये क्या है अपना अलाइलिक है, ये क्या है अपना अराइलिक है, और ये क्या है अपना बेंजाइलिक है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो मान लो आपके पास ए कंपाउंड है कोई जिसका नाम है ए। ठीक है, अब ए कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है और उसकी क्या है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना। क्या है, नाम दे देते हैं, मान लो A1, A2, A3 और A4। ठीक है, ये क्या है 4 ए की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यही अपना टॉपिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा यहां पे आपका मैं एक्स्ट्रा फोकस चाहूंगा, क्योंकि जहां पे जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, वहां पे क्या आती है, वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक, वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक आती है। ठीक है, तो यहां भी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे, ट्रिक क्या है अपनी, बॉन्ड, सिंपल है बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड आपको याद रह जाता है तो ये टॉपिक समझ लो आपका खत्म हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको ये ट्रिक रह जाती है, ट्रिक क्या है अपनी, बॉन्ड BOND, अगर ये याद रह गया तो इस टॉपिक में मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या है, B से कुछ बनेगा, O से कुछ बनेगा, N से कुछ बनेगा और D से कुछ बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि B से क्या बनेगा। तो B से तो अपना बॉन्ड ही बनेगा, है ना, ये बॉन्ड तो अपनी मेन ट्रिक है, और ये B से बॉन्ड ही बनेगा, और बॉन्ड भी कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड भी कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। O से क्या बनेगा, O से क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा। O से बनेगा O4 ऑक्टेट बनेगा। ठीक है, और इधर बात करें N से, तो N से 2 चीजें बनेंगी, N से 2 चीजें बनेंगी। एक तो N से बनेगी न्यूट्रलिटी, खाली हम न्यूट्रल ही लिख देते हैं, न्यूट्रलिटी, और एक बनेगी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी अपनी केमिस्ट्री में कौन सी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और D से अपना क्या बनेगा, D से बनेगा D4 डिस्टेंस। D4 डिस्टेंस अपनी ट्रिक क्या थी, मैंने एक यूनिवर्सल ट्रिक बताई कि बॉन्ड BOND। अब B से क्या बना, B से बना अपना बॉन्ड बना, बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड। O से क्या बना, अपना ऑक्टेट बना, और N से पहले बना न्यूट्रलिटी और फिर बना नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और D से क्या बना, अपना डिस्टेंस बना। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, है ना, स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम जाएंगे B के पास। अगर B से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो जाएंगे O के पास। O से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जाएंगे N के पास। N से अपना क्वेश्चन, N में भी पहले न्यूट्रलिटी के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जाना पड़ेगा D के पास, और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, बॉन्ड है, पहले जाएंगे B के पास, B से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे O के पास। O से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे N के पास। N से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फिर D के पास, और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज पूछनी चाहिए कि तूने बोल दिया पाई बॉन्ड, अब इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। तूने बोल दिया ऑक्टेट, तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। तूने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए जैसे पाई बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड का सिंपल सा फंडा है कि पाई बॉन्ड जहां ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है पाई बॉन्ड का फंडा।
नेक्स्ट बात करें ऑक्टेट की बात करें तो हमें पता है ना, हम केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट है ना, क्या है कंप्लीट ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट कम स्टेबल होता है, ये बात हमें पता है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल की बात क्या है, देखो न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा ना, न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज कंपाउंड से, वो चार्ज कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हम ए का ही एग्जांपल ले लें, ए का ही एग्जांपल ले लो, तो एक केस में ए बिल्कुल न्यूट्रल है और एक केस में ए पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला न्यूट्रल वाला ए ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये है अपना न्यूट्रल वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये सिंपल सा फंडा है। देखो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें एक सिंपल सी बात पता है, हमें एक सिंपल सी बात पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, तो नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे ज्यादा स्टेबल होगा, लॉजिकल बात है। और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लॉजिकल बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब लास्ट अपना पॉइंट है डिस्टेंस वाला। देखो डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑपोजिट चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दो ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आने की सोचते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना, क्योंकि इनका वो नेचुरल है कि पास आके ही रहेंगे। ठीक है, तो जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, जितने दूर होंगे उतने अनस्टेबल होंगे। ये है ऑपोजिट चार्ज। जबकि सिमिलर चार्ज की बात करें, मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्ज आ जाएं तो उनको दूर रखना है, यानी जितना दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, जितना पास होंगे उतना अनस्टेबल होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम लग जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, है ना, उतना स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये है अपना पूरा फंडा बॉन्ड वाला, ट्रिक वाला, ये है अपना पूरा फंडा। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर एक बात मैं फिर से बता दूं आपको कि हम क्या करेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार ये सुकड़ू क्यों हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम बी के पास जाएंगे, बी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ओ के पास जाना पड़ेगा, ओ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एन के पास जाना पड़ेगा। और एन में याद रखना है, एन में भी क्या है, पहले हम न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट में अपने को डी के पास जाना पड़ेगा। और बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है अपना पाई बॉन्ड का, ओ से मतलब है ऑक्टेट का, न्यूट्रलिटी से मतलब है हमने देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख लिया, डिस्टेंस का हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और कितनी आसानी से अब क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिख जाए ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो याद रखना कि केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी, BOND। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास जाना है, ठीक है, ये बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले बी के पास चलते हैं, सबसे पहले
पहले बी के पास, और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था, हमने देखा था बी का मतलब था बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड, है ना। हमने बात की थी कि जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो काउंट कर लेते हैं। देखो इसमें अगर बात करें पाई बॉन्ड की, इसमें अगर बात करें, देखो पाई बॉन्ड देखने सिग्मा काउंट करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और इसमें एक और दो, है ना। इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है एक और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है दो। तो मैंने क्या बोला था कि जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हमें ओ एन डी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बी से अपना काम चल गया। बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो याद रखना केवी एजुकेशन वाले ने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन में कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लिखी दिख जाए तो क्या लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है, ठीक है। अब बॉन्ड में भी क्या बताई थी केवी एजुकेशन वाले में कि बी का मतलब होता है बॉन्ड, बी का मतलब होता है बॉन्ड, दो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, कि जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे भाई हम काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड है और यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर है एक, पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर एक। मतलब क्या है, अपना बी वाला तो फ्लॉप हो चुका है। तो मैंने एक बात बोली थी कि अगर बी फ्लॉप हो जाए तो हमें ओ के पास जाना पड़ेगा। ओ का मतलब क्या था, ऑक्टेट। ओ का मतलब था ऑक्टेट, कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये मैंने बात बोली थी, ठीक है। अब ऑक्टेट देख लेते हैं, ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं। पहले ऑक्सीजन का देख लो। देखो लोन पेयर बना लेता हूं, पहले मैं सारे लोन पेयर बना लेता हूं। यहां पे सारे लोन पेयर बना लेते हैं। पहले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहेगा। अब देखो ये तो केमिकल बॉन्डिंग से यार आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे अब केमिकल बॉन्डिंग का वो लेक्चर चल जाएगा अलग से, ठीक है। अब देखो पहले नाइट्रोजन का चेक करो, नाइट्रोजन का चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है, ठीक है। कार्बन का काउंट मत करना क्योंकि वो तो दोनों में सेम है और कंप्लीट ही होगा, वो तो अलग से ही दिख रहा है। इधर नाइट्रोजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब भाई ऑक्टेट भी सबके कंप्लीट है, तो ऑक्टेट वाला रूल भी अपना फ्लॉप हो गया। मतलब अपने को एन वाले पे जाना पड़ेगा, एन वाले पे जाना पड़ेगा। और एन में हमने क्या बात की थी, पहले हम न्यूट्रलिटी देखेंगे, फिर हम नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। न्यूट्रलिटी में क्या था कि न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। तो चार्ज की बात करें, देखो यहां पे भी इस मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल में भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज भी बराबर है। मतलब ये वाला न्यूट्रलिटी वाला भी फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। ये क्या बोलता था कि नेगेटिव चार्ज, देखो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। इसमें क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। तो यहां पे अपने को देखना है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस केस में कहां पे है, नाइट्रोजन पे है और इस केस में ऑक्सीजन पे है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इस केस में नाइट्रोजन पे है, इस केस में ऑक्सीजन पे है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें बन रही हैं। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो क्या है, केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो एक ट्रिक लगानी है। क्या है ट्रिक, बॉन्ड। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं, बार बार इसीलिए आपको चीजें बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए हमेशा के लिए, है ना। इसीलिए आपको लग रहा हो कि बार बार क्यों बता रहा है, बार बार क्यों बता रहा है, वीडियो लेंथी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके भेजूंगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, बॉन्ड। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास। तो सबसे पहले हम जाते हैं बी के पास। बी का मतलब क्या था, बॉन्ड। बी का मतलब क्या था, बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1
2 और 3, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 और 3। तो पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, तो दोनों में सेम है, मतलब अपना बी वाला तो हो गया भाई फ्लॉप हो गया। अब हमें ओ के पास जाना पड़ेगा, यानी ऑक्टेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्टेट देखने से ही पता लग रहा है। देखो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसमें भी इसमें भी। मतलब क्या है, अपना O वाला भी हो गया, अब फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा N वाले के पास। तो N में भी 2 थे, पहला अपना न्यूट्रल वाला था, फिर अपना नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था। अब न्यूट्रल वाले में क्या था? न्यूट्रल वाले में क्या था कि न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। जबकि यहाँ बात करें तो इस पे कितना चार्ज है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस पे बात करें, इस पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चार्ज भी बराबर है दोनों पे, तो ये वाला भी अपना फ्लॉप हो गया। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। देखो इसमें क्या बोला गया कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे। ठीक है, तो इधर बात करें, देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर अगर बात करें तो इधर पॉजिटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे है, और इधर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इधर भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो वो चार्ज भी सेम एटम पे है, तो ये भी अपना फ्लॉप हो गया। अब लास्ट अपना बचा डी। डी क्या बोलता था? डिस्टेंस, डिस्टेंस। और यहाँ पे चार्ज कैसे हैं? चार्ज देख लेते हैं। चार्ज यहाँ पे कैसे हैं? ऑपोजिट चार्ज हैं। चार्ज यहाँ पे कैसे हैं? ऑपोजिट चार्ज हैं। अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में देखो पास आना चाहते हैं बट कितनी दूर हैं, और यहाँ पास आना चाहते हैं बट नज़दीक हैं, है ना। तो जो ऑपोजिट वाले चार्ज हैं उनको जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना कम स्टेबल रहेंगे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ भी देखो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव होता, तो ये सेम चार्ज है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता ना, क्योंकि ये दूर है ना। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज को पास रखना है और क्या है, सेम चार्ज को दूर रखना है, नेचुरल बात है। अब देखो हम रेजोनेंस अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, आपकी यादें ताज़ा करा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, फिर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना था, फिर हमें रेजोनेंस पढ़ना था, और रेजोनेंस के साथ ही हमें मीजोमरिक इफेक्ट पढ़ना था। तो अभी तक की बात करें तो हम इंडक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेजोनेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी मीजोमरिक इफेक्ट के बारे में, मीजोमरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये मैं बिना किसी शक के बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरस्टार वाला टॉपिक है एकदम, है ना। बोलते हैं ना कि टॉपिक्स का सुपरस्टार, ये बात आपको भी शायद पता ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमरिक इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमरिक इफेक्ट, और बहुत ज़रूरी है, एक बार फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपनी खोपड़ी के दरवाजे खोल लो एक बार और ध्यान दो मेरी बातों पे, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको रिमाइंड करा दूं कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो इंडक्टिव इफेक्ट में 2 टाइप के ग्रुप थे अपने पास, एक थे अपने पास प्लस आई वाले, एक थे अपने पास माइनस आई वाले, ठीक है। और हमने बात की थी कि प्लस आई वाले ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और माइनस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे इंडक्टिव में था, ठीक इसी तरीके से मीजोमरिक इफेक्ट में भी होगा। 2 टाइप के ग्रुप अपने को देखने को मिलेंगे, एक माइनस एम ग्रुप और एक होंगे क्या, प्लस एम ग्रुप। जैसे माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते थे, वैसे ही ठीक वैसे ही माइनस एम वाले अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। अब प्लस एम वाले क्या करेंगे, ठीक जैसे प्लस आई में होता था कि प्लस एम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और प्लस एम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो सबसे बड़ा टास्क आता है मीजोमरिक इफेक्ट में, सबसे बड़ा टास्क आता है, देखो अपने पास कौन से हैं, एक तो है अपने पास माइनस एम वाले, एक है अपने पास प्लस एम वाले,
ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा टास्क आता है कि सबसे पहली बात कि हम कैसे पता लगाएं कि माइनस एम कौन से ग्रुप शो करेंगे, कैसे पता लगाएं। ठीक है, और पता लगा भी लिया तो उनके ऑर्डर को कि कौन ज़्यादा शो करेगा, कौन कम शो करेगा। ठीक ऐसी दिक्कत हमें यहाँ आएगी कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और हमने पता लगा भी लिया तो उनका ऑर्डर कैसे लगाएंगे कि कौन ज़्यादा शो करता है, कौन कम शो करता है ना। इंडक्टिव में भी तो हमने यही किया था कि माइनस आई के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक की थी और प्लस आई को लॉजिक से कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे इन ग्रुप्स का पता लगाएं। तो जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है वहाँ आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि प्लस एम के ऑर्डर को कैसे याद करें, फिर हम करेंगे माइनस एम के ऑर्डर को कैसे याद करें। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं प्लस एम का ऑर्डर। तो इस एक ही ट्रिक से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पता लग जाएगा। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखो मेडिकल कॉलेज में नए बच्चे गए है ना, नए बच्चे आए, मान लो क्लास में 100 बच्चे थे तो कहीं से आए। तो उस क्लास में फर्स्ट ईयर में 2 लड़की आई, एक का नाम था नेहा नेहरा और दूसरी का नाम था नेहा कौर। अब कौर की ये वाली स्पेलिंग आपको याद रखनी है। नेहा कौर मतलब है ना, कौर कौन से होते हैं, पंजाबी होते हैं, तो पंजाबी थोड़े गुस्से वाले होते हैं ना, आपको पता है। ठीक है, तो नेहा नेहरा नेहा कौर। अब बच्चों को क्या है, इनके नाम में ही कंफ्यूजन होने लगी कि कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है ना। इनका नाम भी सेम है और इनकी थोड़ी बहुत शक्ल भी इनकी सिमिलर थी, सेम दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, तो उस क्लास का कोई जीनियस बच्चा रहा होगा, है ना। उसने क्या बोला कि नेहा कौर जो है ना, कौर यानी है ना पंजाबी थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, हल्के से, है ना, वैसे अंदर से दिल के साफ होते हैं पर थोड़े से गुस्से वाले। ठीक है, तो नेहा कौर जो थी वो गुस्से वाली थी थोड़ी, यानी एसिडिक थी थोड़ी, है ना, एसिडिक यानी थोड़ा गुस्से वाला इंसान। नेहा नेहरा कैसी थी, थोड़ी बेसिक थी, यानी थोड़ी शांत नेचर की, शांत। ठीक है, तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इनको पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लें। पीएच यानी पी और एच, है ना। पीएच यानी गुस्से के बेस पे, कि जो ज्यादा गुस्सा करती है एसिडिक, यानी एसिडिक बेसिक क्या होता है, पीएच के बेस पे तो है। तो जो ज्यादा गुस्सा करती है वो नेहा कौर है, और जो कम गुस्सा यानी शांत रहती है वो नेहा नेहरा है। तो उस बच्चे ने खड़े होके पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर दी कि ओए, है ना, ओए मतलब सब सुन लो, ओए नेहा नेहरा एंड, है ना, नेहा नेहरा और नेहा कौर को। ठीक है, ट्रिक क्या है कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो। अब यही ट्रिक अपनी हम ले लेते हैं। उसने क्या बोला क्लास में खड़ा होके कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को, किसके बेस पे डिफरेंशिएट कर दो, पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ओए से अपना क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस नेहा से अपना क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। देखो थोड़ा सा अपने को आइडिया ही लगना होता है, बाकी सब कुछ अपने आप ही बन जाता है। इस नेहरा से क्या बन जाएगा, इस नेहरा से बन जाएगा NHR, ये बन जाएगा ना नेहरा। ठीक है, और OR ग्रुप से तो डायरेक्ट OR बन जाएगा। ठीक है, इधर हेलोजन, इधर H4, H से क्या बन जाएगा, अपना हेलोजन बन जाएगा, है ना। और P से बात करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा, है ना। और इससे क्या बन जाएगा, COR से अपना बन जाएगा OCOR, है ना, COR। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, इस वाली नेहा से क्या बनेगा, NHCOR। ठीक है, तो ये अपना क्या है, प्लस एम का ऑर्डर भाई अपनी सिंपल सी ट्रिक से तैयार हो चुका है। एक बार फिर से करते हैं, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो। तो ये अपना भाई पूरा ऑर्डर बन चुका है ना। ये अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लगा दो और आपका टंटा ही खत्म हो गया सारा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों लगा दिया। ठीक है, ले भाई तू भी मजे ले। ठीक है,
तो ये अपना टंटा ही खत्म हो चुका है ना। ये किसका ऑर्डर हमने किया, ये किसका ऑर्डर हमने किया, ये प्लस m का ऑर्डर अपना खत्म हो चुका है ना। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस m के बाद हमें बात करनी पड़ेगी माइनस m के ऑर्डर को। माइनस m को कैसे याद करें? देखो माइनस m में ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा फंडा बताऊंगा। माइनस m में पहली तो बात आपको जो याद रखनी है वो है कि NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस m शो करता है, और उसको नंबर देना हो तो पहले नंबर पे ला देना कि सबसे ज़्यादा माइनस m शो करता है। पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बातें मैं बोलने जा रहा हूं जो ऑटोमेटिक आपका सारा खेल घुमा देंगी, सारा खेल खोल देंगे। ठीक है, देखो ये वो ग्रुप हैं जो माइनस m शो करते हैं, CN। इसमें ऑर्डर आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्लस m का जो ऑर्डर है उसमें कंफ्यूजन होती है और वही याद करना पड़ता है, इसी से ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनस m में ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, आप नोटिस कर लेना क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कौन से ग्रुप हैं, है ना, CN ग्रुप हो गया, ये अपना अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, है ना, और कौन सा अपना कार्बोनिल कंपाउंड वाला ग्रुप हो गया, और कौन सा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, और कौन सा अपना एस्टर वाला ग्रुप हो गया। ये सारे माइनस m शो करते हैं, सारे ग्रुप हैं। पहली बात माइनस m में क्या याद रखनी है, NO2 जो है वो माइनस m शो करता है और लगभग सबसे ज्यादा शो करता है। अब आप सोच रहे होगे ये बात कि तू NO2 को बार बार अलग से क्यों बता रहा है, बार बार अलग से क्यों बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपनी ट्रिक छुपी हुई है। देखो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फ्री वाला बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, 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 वो माइनस m वाले हैं। मैंने आपको पहचानने की तकनीक बता दी। यहां पे आप ध्यान दो, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री, ये तो नाम से ही हो रहे हैं, फिनाइल और हेलोजन तो नाम है, इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको तकनीक बता दी कि फ्री बॉन्ड अगर कार्बन से जुड़ा हो तो क्या है 99% केस में आपका ठीक करवा देगा। ठीक क्या करवा देगा, इसमें इतनी कंफ्यूजन होती भी नहीं। ये आपके माइनस m वाले हैं। और अलग से क्यों याद रखना है ये आपको शायद पता चल गया होगा कि NO2 अपने को अलग से याद रखना है जो माइनस m शो करता है और लगभग सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल तरीके से हो चुका है, सिंपल तरीके से हो चुका है। क्या हो चुका है, हम प्लस m के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक देख चुके हैं, हम माइनस m के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक देख चुके हैं। अब यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब भागना मत, मेरी बातें पूरी ध्यान से सुन के जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी होगी, अपनी थर्ड वीडियो होगी, और थर्ड वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो एक बार सुन जाओ। ठीक है, तो थर्ड वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीजोमरिक इफेक्ट देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हमने ट्रिक कर ली, प्लस m की माइनस m की कर ली, पर हमने क्वेश्चन नहीं देखे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से, और मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखते ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, ये देखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपना क्या था, देखो हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके थे, हम रेजोनेंस पढ़ चुके थे और मीजोमरिक पढ़ चुके थे। और मैंने बोला था जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तो मैं इनके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, किसके, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमरिक, सारों के हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मतलब क्या है, अपने को पता ही नहीं होगा किस चीज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा और वो आपको खुद सोल्व करना है ना। हम मैं अकेला ही हूं वैसे तो, मैं और आप साथ में मिलके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। और जैसे अपने एग्जाम में आते हैं ना कि अपने को कोई आइडिया ही नहीं है वो किस चीज का क्वेश्चन है ना, उस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन करके उसी के क्वेश्चन करते रहे, इंडक्टिव करके उसी के क्वेश्चन करते गए, नहीं, एग्जाम के हिसाब से करेंगे बिल्कुल, कि अपने को आइडिया ही नहीं है, अपनी उस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपनी उस तरीके की तीखी पैनी नजरें होनी चाहिए हमारे कहां पे, एग्जाम में, हमारे इम्तिहान में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए, है ना, थैंक यू, धन्यवाद, अब बाय बाय।